BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 14 साल जो है आप अपने काम से दूर रही। आपका सेल्स का तो कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। मुझ में तो आत्मविश्वास शुरू में था ही नहीं। तो जिस तरीके से आपको इस काम में एंट्री मिली तो मानना पड़ेगा ये काफी कोइंसिडेंट लगता है। अपना हार्ड अर्न मनी वो इस तरह मुझे नहीं दे सकते थे। कई बार मुझे लोगों ने डिमोटिवेट किया, वो हंसे भी। मैं इम्प्लीमेंट कर देती, मेरे दिमाग में आया कि ये करना है तो मैं कर देती हूँ। रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस के इस एपिसोड में मैं आज आपको एक ऐसे इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम की शुरुआत की, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छे खासे, बहुत कम समय में एक अच्छे खासे मुकाम को हासिल किया है। इनका नाम रिश्भा अरोंदेकर जी है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिसेस रिश्भा अरोंदेकर जी से और उनसे उनकी कामयाबी के, उनके काम करने के रहस्य को जानते हैं। रिश्भा जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार रिश्भा जी। नमस्कार। रिश्भा जी, आपके काम करने का तरीका हम इसे जानने वाले हैं। आपने इस कम समय में जो एक कामयाबी को हासिल किया है, जो एक मुकाम को हासिल किया है, उसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ रिश्भा जी कि आपने काम की शुरुआत कब की? आपने काम करना कब शुरू किया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। रंजीत जी, मैं 1993 में जब मैं एमफिल कर रही थी, उसी के साथ मुझे टीचिंग का बहुत शौक था बचपन से। तो मुझे ऐसा लगा, हम 3 सिस्टर्स थे और पापा को, मतलब मेरे फादर को कुछ हेल्प करनी चाहिए, मॉनेटरी हेल्प करनी चाहिए। और मैंने 1993 में कोचिंग स्टार्ट की और मुझे बहुत मैं डिवोटेड थी, बहुत मेहनत करती थी। सुबह 7 बजे से मेरी कोचिंग शुरू हो जाती थी और लेट इवनिंग तक चलती थी। और 1993 में मैंने काफी अच्छा अर्निंग शुरू कर दिया था और साथ में मैं अपना थीसिस लिख रही थी। तो तब से मैंने शुरू कर दिया था। और उसके बाद 1995 में आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड जो थे, उन्होंने अपना जॉब चेंज किया था। तो मैं जिस भी शहर में जब भी जाती थी, तो वहां मैं स्कूल कॉलेजेस में चली जाती थी और इंटरव्यू देती थी, खाली नहीं बैठती थी। तो उस वक्त मैं अपना मुझे मेरी जो हॉबी थी टीचिंग, उसको मैंने जारी रखा। कोचिंग तो मुझे बंद करनी पड़ी थी। तो इस तरह मैंने 1993 से शुरुआत कर दी थी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो रिश्भा जी, किस चीज की कोचिंग करती थी आप? मैंने एमफिल किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में। तो मैं टैक्सेशन और अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। अच्छा, ओके। तो आपने जो है टैक्सेशन, अकाउंट्स के सब्जेक्ट पढ़ाने से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन आपका फिर ये इंश्योरेंस एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी में आना कैसे हुआ रिश्भा जी? जी, एक्चुअली मैं इंदौर के काफी रिनाउंड कॉलेजेस में भी पढ़ाती थी, एज अ विजिटिंग फैकल्टी थी। लेकिन 2002 में कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मुझे मेरी बेटी को मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, तो मुझे उसे या करियर को चुनना था। तो मैंने उस वक्त मेरे बेटी के लिए और घर को मेरी जरूरत थी, तो मैंने मेरे कॉलेज से रेजिग्नेशन दे दिया और पूरी तरह से एक होम मेकर और घर पे पूरा ध्यान देने लग गई। मैंने सोचा था 4-5 साल बाद वापस मेरी कोचिंग स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन वक्त कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे 2002 से लेकर तो 2016, 14 साल मुझे मेरी बेटी में मैंने लगाए और घर पे दिए। लेकिन 2014 के बाद मुझे थोड़ा सी मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से जा रहा था, क्योंकि एक लेडी जब घर पे काम करती है तो वो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाती, घर की देखभाल और उसमें उसका पूरा समय निकल जाता है। सेम मेरे साथ भी वही था। लेकिन मेरा आत्मविश्वास जाने लग गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली मेरी बेटी में भी इम्प्रूवमेंट था। तो 2016 में मैं सोचने लग गई कि मुझे क्या करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और बाय डिफॉल्ट मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप कुछ बहुत ज्यादा सोचने लगते हो तो 101% भगवान आपके लिए मैसेंजर बन के आपके घर आता है। जिस तरह हम हमारे प्रोफेशन में लोगों तक पहुंचते हैं, तो उसी तरह से
मेरे घर भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए और वो इस प्रोफेशन में बहुत सालों से थे, बहुत अच्छे मुकाम पे थे और वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशनशिप का, और उन्हें एक अच्छे पार्टनर की जरूरत थी। और मेरे हस्बैंड का वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी उनका नाम है, तो वो उन्हें अपने साथ एक पार्टनर के रूप में देख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने तो उन्हें मना कर दिया कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ और मैं शायद आपको सही हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप मेरी वाइफ को ले लीजिए, वो एमफिल है और वो चाह रही है कुछ करना। ठीक है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुझे ले लिया, क्योंकि इन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सोचा होगा कि मेरे हस्बैंड मुझे मदद करेंगे, उन्हें तो प्रोस्पेक्ट्स चाहिए थे। और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ही दिन में मुझे साइन करके ले लिया और इस तरह मैं इस फील्ड में आई। व्हाट अ कोइंसिडेंट मैडम, व्हाट अ कोइंसिडेंट कि 14 साल जो है आप अपने काम से दूर रही, लेकिन 14 साल के बाद में आपको जिस तरीके से आपको इस काम में एंट्री मिली, तो मानना पड़ेगा ये काफी कोइंसिडेंट लगता है। और लेकिन जब आपकी एंट्री हुई रिश्मा जी इसके अंदर, जब आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ गई, तो आने के बाद में, क्योंकि आपका सेल्स का तो कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, बिजनेस का तो कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, तो कैसे, किन तकलीफों को आपको शुरुआती दिनों में झेलना पड़ा और कैसे आपने उन्हें मैनेज किया रिश्मा जी? जी, बहुत बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि देखिए घर का बैकग्राउंड ऑब्वियसली वही था, लेकिन आपको यदि किसी मुकाम को हासिल करना हो तो आपको अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए और तैयार होना चाहिए, और मुझ में तो आत्मविश्वास शुरू में था ही नहीं। मैं तो बहुत डर के इस फील्ड में आई थी कि कुछ करना है, पर क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ट्रेनिंग शुरू की, ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, और पहले ट्रेनिंग में कहा गया कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में आपके फ्रेंड्स और आपके परिवार के नाम लिखिए, जो मैंने किया। लेकिन बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरे घर के लोग, मेरे फ्रेंड्स, परिवार के सभी लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उन्होंने मुझे 14-15 साल घर में देखा था, मेरी बेटी के साथ देखा था। अपना हार्ड अर्न मनी वो इस तरह मुझे नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं कंसिस्टेंसी से काम करूंगी भी या नहीं, या मैं कर पाऊंगी या नहीं, इतने चैलेंजेस है मेरी बेटी के साथ। तो मुझे वहां से एक तरह से निराशा ही हाथ लगी। दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड जो एक रेप्यूटेड इस इंडस्ट्री में थे, उनका एक रेपुटेशन था, तो उन्हें भी शुरू में मुझे रेफरेंसेस देने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। वो मुझे मोटिवेट बहुत करते थे, मेंटल सपोर्ट भी बहुत था, और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे ऑब्लाइज होके कोई काम नहीं करना है। तो मुझे चैलेंजेस थे कि मैं प्रोस्पेक्ट्स कहाँ से लाऊं, लीड्स कैसे बनाऊं। तो मैं जिन कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाती थी, मैं वहां गई, वहां के प्रिंसिपल से मिली। क्योंकि मैं बचपन से डिबेट और स्पीच में काफी अच्छा, मुझे काफी अवार्ड्स मिले थे, तो थोड़ा सा जो एक धूल चढ़ी हुई थी, वो ग्रेजुअली मुझे उसको साफ करना था। तो मेरे स्टूडेंट्स का दायरा बदलना था और मुझे लोगों को अवेयर भी करना था। तो मैं जब टीचर्स से और वहां पे मिली और मैंने उन्हें कहा कि मुझे सेशंस लेना है, तो वहां मेरा एक अलग इंप्रेशन था, क्योंकि उन्हें मेरी हिस्ट्री नहीं पता थी। तो मुझे वहां पे मैंने सेशंस लेना शुरू किए। शुरू में मुझे प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं थी, तो मैं हर कंपनी में जाके रिक्वेस्ट करती थी कि आप मेरे साथ चलिए और यहाँ पर हम सेशन लेंगे। इस तरह ग्रेजुअली मैंने लीड्स तैयार करना शुरू किया। फिर मैंने स्टॉल्स लगाए। सोसाइटी में जब मेला लगता था, तो मैं वहां अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाती थी। कई बार मुझे लोगों ने डिमोटिवेट किया, वो हंसे भी कि स्टॉल्स में लोग खाने के लिए आते हैं, एग्जीबिशंस देखने आते हैं, आपके स्टॉल पे कौन आएगा। मैंने बोला मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पहले ही स्टॉल में मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खड़ी रहती थी, और मुझे वहां पे काफी लीड्स मिली, और इस तरह मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और एक स्टॉल में मुझे याद आता है कि मैंने एक ही दिन में 10 SIPs भी की थी। तो इस तरह कंपनीज के वहां के लोगों का मुझ पे विश्वास बढ़ा और मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस तरह धीरे धीरे मैंने अपनी खुद की लीड्स तैयार करी और कोल्ड कॉल्स किए, और इस तरह चैलेंजेस को स्वीकार किया और गिव अप नहीं किया। फैंटास्टिक रिश्मा जी, फैंटास्टिक। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी
इन बातों को सुनकर। लेकिन एक चीज का एहसास भी होता है कि अपने भी बहुत ज्यादा रिलेटिव्स भी हो तो भी वो उस व्यक्ति को ही बिजनेस देते हैं, अपने जान पहचान को बिजनेस नहीं देते हैं, उस व्यक्ति को ही अपने पैसों को देना चाहते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड इंसान है। और आपने जो है आप बाहर निकली और आपने जो है एक अलग तरीके से माहौल बनाया और अपने प्रोस्पेक्ट बढ़ाया। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक रिश्बा जी। तो रिश्बा जी, आपने आज आज कितने साल कंप्लीट कर लिया आपने इस जर्नी को? हाउ मेनी इयर्स यू हैव कंप्लीटेड? मैं 2016 में आई थी यहाँ। 2016 में आपने बताया। तो आज जो है करीबन 4 ये 5वां साल आपका चल रहा है, 4-5 साल आपने इस काम को दे दिए हैं। तो क्या Yes. किन सक्सेस को इन 5 सालों में आपने जो है हासिल किया है रिश्बा जी, इन 5 सालों जी में? जी यस मैडम, किन कौन कौन से सक्सेस आपने अचीवमेंट हासिल किए हैं रिश्बा जी? एक्चुअली जब मैं इस फील्ड में आई तो म्यूचुअल फंड से मैंने स्टार्ट किया था। और उस वक्त जब मैंने एंटर किया, धीरे मार्केट की कंडीशन अचानक चेंज हो चुकी थी। सेबी ने काफी रूल्स चेंज कर दिए थे, तो बड़ा टफ था। लेकिन मैंने पहले ही साल में 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, मेरा AUM किया था। और उसके बाद मैंने 1.5-2 साल बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में पहले ही साल BMI क्लब कर लिया था, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है वहां। देन फिर मैंने इंश्योरेंस में 1.5 साल में ही पहला MDRT किया। और अभी मुझे बहुत कम समय हुआ है और बहुत आगे बढ़ना है। तो ये मेरी छोटी सी सक्सेस जर्नी है जो मैंने अचीवमेंट्स यहाँ हासिल की। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया रिश्बा जी। आपने पहले ही साल में आपने बताया कि आपने MDRT भी कर लिया। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको सालों लग जाते हैं MDRT करने में। लेकिन क्योंकि आपके, तो रिश्बा जी आप में ऐसी क्या बात है, आप क्या सोच से काम करती हैं, या क्या आपके काम करने का तरीका है, किन स्ट्रेटेजीज का आप इस्तेमाल करती हैं जिसके वजह से आप लगातार ग्रो कर रही हैं रिश्बा जी? मुझे ऐसा लगता है कि शिद्दत से मैं काम करती हूँ, कंसिस्टेंसी से, डिवोशन होके काम करती हूँ, और कस्टमर की जगह अपने आप को रख के देखती हूँ। कितना भी समय लगे, कोशिश करती हूँ कि उन्हें सही सर्विसेज दूं, सही चीज दूं। और आप यदि शिद्दत के साथ और ईमानदारी से काम करते हैं तो लोगों को भी दिखता है। तो मेरे लिए यही है कि मैं आत्मविश्वास के साथ काम करती हूँ। दूसरा, मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। मेरे दिमाग में आया कि ये करना है तो मैं कर देती हूँ। कि बस इसका क्या रिजल्ट मिलेगा मैं ये नहीं सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे किसी का फायदा होने वाला है तो मैं उसे करती हूँ। कई बार मेरे घर पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस नहीं है इनमें, ये इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं उन्हें समझाना शुरू कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं, अरे वो क्या सोचेंगे। मैंने बोला, देखिए मैं जिस जॉब में हूँ मैं जानती हूँ कि इससे लोगों का क्या फायदा होने वाला है। तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने उन्हें नहीं बताया, कल उनके साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। इसलिए मेरा जो एक प्रोफेशन है, मैं उन्हें बताऊंगी, देन इट्स अप टू हिम कि वो क्या करते। बहुत तो बढ़िया, इस बहुत तरह बढ़िया। से रिश्बा जी, एक चीज तो मुझे समझ में आई, कई बार कुछ चीजों को करने में, जैसे सेल्स का काम करने में किसी व्यक्ति को थोड़ी सी शर्म सी आती है, वो अपने जान पहचान के लोगों से कई बार बोल नहीं पाता है। लेकिन आपकी इन बातों से समझ में आया कि जब हमारा विजन हमारे सामने हो, जो जो कि समाज के लिए है, ना कि अपने लिए, जो समाज के सामने का विजन अगर हमारे सामने हो तो वो शर्म निकल जाती है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। तो रिश्बा जी, कोई स्ट्रेटेजी है आपकी काम करने की, कोई अलग तरीका है आपका काम करने का? किस स्ट्रेटेजी के साथ में आप काम कर रही हैं? मैं जब भी किसी कस्टमर से मिलती हूँ तो डायरेक्ट कोई भी सेल नहीं करती हूँ प्रोडक्ट। पहले मैं उनको समझती हूँ, क्योंकि देखिए हर सभी व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी है, उन्हें समझना जरूरी है। जब हम वेल डॉक्टर कहते हैं अपने आप को, तो डॉक्टर भी सीधे मेडिसिन कभी नहीं देता है, मैं भी वही करती हूँ। तो मैं सबसे पहले उनको समझती हूँ, उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसे देखती हूँ। मुझे एक कस्टमर पे उसे क्लाइंट बनाने में कम से कम 5 से 10 दिन लगते हैं, पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद। और फिर उनके बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें बताने के पास 2 से 3 मीटिंग्स करने के बाद मैं उनको कन्वर्ट करती हूँ। और
रिव्यू लेती हूँ, हर 6 महीने में, साल भर में उनसे मिलती हूँ। दूसरा, चाहे मेरा क्लाइंट छोटा हो या बड़ा हो, मैं हर वक्त उसको सेम सर्विसेज देती हूँ। ऐसा नहीं है कि छोटा इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसे इग्नोर करूं क्योंकि मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। मुझे रात में भी कॉल आए, मुझे याद आता है कि मुझे मेरे बहुत किसी और शहर में थे और उन्होंने मुझे 4-5 बजे कॉल किया था। वो हॉस्पिटलाइज थे, उनकी वाइफ ने मुझे सुबह 4 बजे कॉल किया था और मैंने उसे उठाया था। तो मैं मेरा हमेशा कॉल ये फोन जो है वो ऑन रखती हूँ। और किसी भी परिस्थिति में हूँ, मेरा बेटा अभी हॉस्पिटलाइज था, उस वक्त भी मेरे क्लाइंट्स को मेरी जरूरत थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं अभी मेंटली डिस्टर्ब हूँ लेकिन मेरे क्लाइंट को मेरी जरूरत है, वो भी हॉस्पिटलाइज थे। तो मैंने बाकायदा उनका कॉल उठाया, मेरे स्टाफ को उनके बारे में बताया और उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। परफेक्ट परफेक्ट। ऋषभा जी, एक चीज तो समझ में आती है कि आप जो है सेल्स को, आपके बिजनेस को, अपने काम को जो है एक प्रोसेस से कर रही हैं। एक प्रोसेस आपने बनाया है, आपने बताया 5 से 10 दिन लगते हैं आपको किसी को कस्टमर बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, आप एक प्रोसेस फॉलो करती हैं और उस प्रोसेस के द्वारा आप जो है वो बिजनेस को क्लोज करती हैं। बहुत बढ़िया। ऋषभा जी, अगर मैं आपसे पूछूं मतलब एक लाइन में या एक सेंटेंस में, तो आप क्या बताएंगी सक्सेस का मंत्रा क्या है अकॉर्डिंग टू यू? सक्सेस का मंत्र यही है कि अपने आप पर विश्वास कीजिए। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस बहुत आएंगे, सक्सेस कभी थाली में परोस के नहीं मिलता है या रास्ते पे नहीं पड़ा है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस को स्वीकार करना ही होगा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ऋषभा जी, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कस्टमर्स को अपने दूसरे एक्सपीरियंस बताकर जो है अपना कस्टमर बनाते हैं या अपने प्रोडक्ट को उनको कन्विंस करते हैं। कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जिसे आप बार बार इस्तेमाल करती हैं दूसरे कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए? ऐसा तो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अभी मुझे एक जब मैं एमडीआरटी बनना चाहती थी और 17 lakhs का बहुत बड़ा गैप था और मन में इच्छा थी कि मुझे बनना है, तो उस वक्त मैं काम कर रही थी और अचानक से मैं काफी मेरे प्रोस्पेक्ट से मिल रही थी। उस बीच में मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका फोन आया कि मेरे एक क्लाइंट है और वो बड़े परेशान है, उनके जो एजेंट है उन्हें सही सर्विस नहीं दे रहे, प्लीज आप एक बार उनसे मिल लेंगे। तो मैंने कहा जरूर मैं मिल लूंगी। और उस वक्त मन में एक ख्याल भी आया कि अभी तो मुझे एमडीआरटी के लिए काम करना है तो मैं 2-3 दिन बाद मिल लेती। लेकिन उनका कहना था कि आप उनसे मिल लीजिए, उन्हें बहुत जरूरी काम है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं उनसे मिल लेती हूँ। और इस तरह मैं उनसे मिलने गई। और जब मैं उनसे 4 बजे का उन्होंने समय दिया था, मैं 4 बजे उनसे मिलने गई। और बातों बातों में वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी सारी जितनी भी, उनके बेटे को भी बुला लिया और जितने उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स थे, पोर्टफोलियो था, सब मेरे सामने रख दिया। और कहाँ रात 8 बज गए मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि आप लेने आ जाओ, बहुत लेट हो गई हूँ। और इस तरह से 9 बज गए, वो एक दिन निकल गया। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया कि आप एक बार इसको स्टडी कीजिए और मैं कोई नया एडवाइजर ढूंढ रहा हूँ। मैंने ठीक है सब चीजें ले ली। रास्ते भर मैं सोचती रही कि अब 2 दिन बचे हैं, 17 lakhs करना है और इन्होंने भी मुझे कहा है आप जल्दी से मुझे काम करके दीजिए। मैं घर आई और मेरा स्टाफ का भी हेल्प नहीं था क्योंकि रात हो चुकी थी। और नेक्स्ट डे मुझे किसी भी हालत में कुछ गैप तो फुलफिल करना था। तो मैंने रात में घर आके खाना खा के फिर मैं उस पे काम पे बैठी। मैंने उस काम को किया। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में फिर 4 बजे उठी। मैंने उनपे पूरा एनालिसिस, क्योंकि मेरे काम का वही तरीका है, मैं किसी को सेल नहीं कर सकती जब तक उन्हें जरूरत ना हो। तो मैंने पूरी सारे फोल्डर्स बनाए और मैं उन्हें फिर मैंने 10 बजे कॉल किया और उन्हें कहा कि हम आज मिलते हैं, आपके इसमें जो गैप है वो मुझे दिख रहा है और आज हम मिलते हैं। उन्होंने फिर मुझे 4 बजे बुलाया। मैं उनके पास गई, मैंने सारा एनालिसिस किया, कैलकुलेशंस करके उनको बताया। मुझे पता चला कि इन जो गैप है इनमें कहीं भी गारंटीड नहीं है, सब कुछ रिस्क में लगा हुआ है। और मैंने उनको बताया इतना 10 लाख तक आपको इसमें लगाना चाहिए।
और यहाँ इतना गैप है, और इस तरह से उनके बेटे के लिए, उनकी डॉटर इन लॉ के लिए, सबके मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए थे। मैं चाहती तो बहुत ज्यादा भी उस वक्त ले सकती थी, पर मैंने बोला नहीं, हम आज एक एक पे काम करेंगे, पहले एक का पोर्टफोलियो अच्छा करेंगे। और इस तरह मैंने उनके बेटे के लिए कहा, और उन्होंने मुझे तुरंत 6 लाख का चेक दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप एनालिसिस करते हैं, सही कस्टमर को सही चीजें बताते हैं, तो उसे भी समझ में आता है। अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट करते चले जाता है, डेस्टिनेशन उसे पता ही नहीं है कहाँ पहुंचना है, तो वो बहुत सारी कुछ चीजें उसकी इकट्ठी हो जाती है, और एक बार फिर वो उलझ के रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, और अपने कस्टमर को सही चीज मिलती है। तो परफेक्ट इस तरह परफेक्ट। से मैंने वो कॉल क्लोज किया, और मैं बहुत नजदीक हो गई अपने एमडीआरटी की। सुपर सुपर। तो ये आपकी इस कहानी से, आपके इस एक्सपीरियंस से पता चलता है रिश्वा जी कि एक्चुअल में बिजनेस कहाँ पर है। एक्चुअल में बिजनेस सेलिंग में नहीं है, एक्चुअल में बिजनेस जो है वो सर्विसिंग में है। आप तो इस सोच से ही नहीं गई थी कि मुझे उनको कुछ सेल करना है, सर्विसिंग के लिए गई थी और आपको वहां से बिजनेस मिला। तो इससे समझ में आता है कि बिजनेस कहाँ छुपा हुआ है, बिजनेस तो सर्विसिंग में है। फैंटास्टिक। तो रिश्वा जी, अब आज 5 साल बाद आपने जो है एक जर्नी को तय किया है। आज इस मुकाम पर खड़े होकर आपके दिमाग में क्या है, किस मुकाम को अब आप यहाँ से हासिल करना चाहती हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूँ। इस मेरे बिजनेस में मेरे बेटे ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो मेरा एक विजन है कि आज मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया है, मेरे एज में नहीं लेकिन एक्सपीरियंस में मुझसे बहुत लोग आगे हैं, और मैं आज सीओटी टीओटीज उनके साथ बैठ रही हूँ, मुझे बहुत फक्र महसूस होता है और बहुत सीखने मिल रहा है। तो मेरा विजन है कि मेरे बेटे को मैं बहुत जल्दी उस मुकाम पे देखना चाहती हूँ, और जहां तक उसका मैं एक विजन है कि 2 साल में उसका अपना ऑफिस हो, और मैं खुद टीओटी बनना चाहती हूँ 2 साल के अंदर, और मेरे कंपनी को मैं 100 करोड़ के ईयूएम पे पहुंचाना चाहती हूँ। सुपर फैंटास्टिक रिश्वा मैडम, बहुत ही अच्छे आपने गोल सेट किए हैं, और जिस तरीके से आप बात करती हैं, जिस तरीके से आप काम करती हैं, डेफिनेटली वो तरीका आपको बहुत ही जल्द आपके गोल को जो है वो अचीव कराएगा। तो थैंक मेरी यू तरफ सो से मच। आपको वेल विशेस मैडम। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। तो रिश्वा जी, बहुत ही आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने मिला आपको। और जो कोई भी इस आपकी इस जर्नी को सुनेगा और उसे समझेगा, डेफिनेटली उसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिश्वा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने की। थैंक यू सो मच सर। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।